हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड और हम लोग इसमें पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 5 पे। उसका इस वीडियो में पार्ट नंबर होगा 2। फर्स्ट पार्ट में मैं लिंक डाल दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नेचर ऑफ पॉवर्टी को कवर किया था। अब इस पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसके इंडिकेटर्स को और जितना भी हम कर पाए अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ वीडियो। और फिर आगे का एक और थर्ड पार्ट बनेगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। तो चलें फिर शुरू करें इसको। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी का सिंपल मीनिंग होता है कि वो चीज़ें जो आपको बताएं कि हाँ यहाँ पॉवर्टी है, उन चीज़ों के होने से पॉवर्टी के होने का आभास हो, इसको अपने बोलेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर को सिंपली अगर हिंदी में हम बताएं तो किसी चीज़ के होने का जो आभास कराएं उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलेंगे इंडिकेटर। पॉवर्टी कितने लेवल तक है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। हमारे कंट्री में ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी को दिखाते हैं और उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यूज़फुल होते हैं ये जानने में कि पॉवर्टी कितनी है या नहीं पहली बात तो, और फिर कितनी है, लेवल्स क्या है उसके। इसके इसके साथ साथ हम पॉवर्टी का नेचर और मेजरमेंट भी जान सकते हैं। नेचर हमने अभी देखे दो थे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये फर्स्ट वाले में हो चुका है। जो इंडिकेटर्स हैं वो अब इस तरह से हैं नीचे। सबसे पहला इंडिकेटर है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पूरे घर पे एक इंसान के ऊपर कितना खर्चा होता है। पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब वो इनकम का अमाउंट जो फैमिली ऑन एन एवरेज अपने गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा करती है। ये कैलकुलेट होती है आपके मार्केट प्राइस पे, और वो भी ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि कार, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर और सो ऑन। ये सारे जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं मतलब जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। नेशन का टोटल स्पेंडिंग यानी टोटल खर्चा, ऐसे खर्चों पे उसको टोटल को लाया जाता है, डिवाइड किया जाता है पूरे पॉपुलेशन के साथ, और ये पर्टिकुलर आपका खर्चा निकल आता है पर कैपिटा का। ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत कम होता है डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले, और इसी से हम पता कर सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज पुअर हैं। इस टेबल में पर कैपिटा कंजम्पशन जो है बहुत से कंट्रीज का बताया गया है। यानी अब आप देख लो यहाँ पर यूएस में 2014 में एक महीने के अंदर, हम लोग महीने की बात कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज या साल के अंदर आपका एक पर्टिकुलर परिवार 31,469 यूएस डॉलर्स खर्च करता है, जिसमें इंडिया के मुकाबले अगर आप देखें तो सिर्फ 729-25 है, उससे भी कम है पाकिस्तान का जो है 603। कहने का मतलब इंडिया इन सब से बहुत पीछे चल रहा है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बेस ईयर प्राइस उन्होंने लिया 2005, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2014 की। बेस ईयर प्राइस मतलब उन्होंने प्राइजेस कौन से कैलकुलेट में लिए हैं, 2005 के। पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था $725 इंडिया में, $31,469 यूएस में, $25,828 यूके में, $22,149 जापान में और $603 पाकिस्तान में। बहुत कम है इंडिया का अगर हम तुलना करें यूएस और यूके से। तो सेकंड जो पॉइंट आता है वो है माल न्यूट्रिशन का लेवल। न्यूट्रिशन का मतलब सबको पता है, न्यूट्रिशन का मतलब है जो हम खाद्य खुराक खाते हैं वो न्यूट्रिशन है हमारी, जिससे हमारी बॉडी को ताकत मिले। माल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, जब वो हमको ताकत नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। जब किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल्स की कमी हो जाए, वो ऐसा खाना खाएं जिनसे उनको ये सारी चीज़ें ना मिले, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। इंडिया में भले ही एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो लोगों की लो इनकम है उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम ही बहुत कम है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पर इनकम का। इंडिया की इंफॉर्मेशन माल न्यूट्रिशन में देख लीजिए। 1990-92 में परसेंटेज के मामले में बात करें तो 100 में से तकरीबन 24 लोग माल नरिश्ड थे।
यानी उनमें ताकत नहीं थी, ये प्रॉपर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। और फाइनली बात करें लेटेस्ट डेटा की 2014-15 के 14-16 के हिसाब से, तो वो है आपका 15.2, यानी 100 में से तकरीबन 15 लोग आपके माल नरिश्ड थे। और बाकी धीरे धीरे आप देखेंगे बीच में एक बार ये नंबर घटा, फिर बढ़ा, फिर वापस अब घटने ही लगा है। इस टेबल के हिसाब से जो टाइम पीरियड था 1990-92 का, उसमें इंडिया के इतने परसेंटेज लोग माल नरिश्ड थे। लाइकवाइज अलग अलग सालों का अलग अलग नंबर उन्होंने लिख रखा है। एफएओ के हिसाब से, एफएओ का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे वर्ल्ड में काम करती है। उनकी एक 2015 की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से फूड सिक्योरिटी के मामले में इंडिया सेकंड नंबर आ रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ माल नरिशमेंट। मतलब पूरे वर्ल्ड में माल नरिशमेंट के मामले में इंडिया सेकंड नंबर में है। इसका मतलब पावर्टी इंडिया में है। थर्ड जो फैक्टर आता है, इंडिकेटर जो आता है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग क्या होता है, कोई इंसान कितना जिएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग क्या होता है, कोई शिशु, जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो पैदा होने के बाद वो जल्दी मर भी जाते हैं स्मॉल नरिशमेंट के कारण, वो इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग यहाँ पर भी दिया हुआ है कि एक न्यू बॉर्न बेबी कितना जीने का उससे हम उम्मीद लगा सकते हैं ऑन एन एवरेज। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे कंट्री में उस चीज़ों पे डिपेंड करती है कि उसको कैसा फूड मिला, आसपास क्लीनलीनेस है कि नहीं, पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, और हेल्थ सर्विसेज। पुअर पीपल को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, इसीलिए वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब 1,000 बच्चे अगर मान लीजिए हमारे कंट्री में पैदा हो रहे हैं, जब तक वो बच्चे 1 साल के हों उससे पहले ही अगर वो मर जाएं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगेन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हेल्थ सर्विसेज पे डिपेंडेंट है। मदर की एजुकेशन कैसी है, वैक्सीनेशन जो है, बच्चों को जो दवाइयाँ चाहिए वो, और न्यूट्रिशन उनको जो मिलता है, इन सारी चीज़ों पे बच्चों का जीवन निर्भर करता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी एक इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा पुअर है इस पर्टिकुलर एरिया में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अलग अलग कंट्रीज की बताई हुई है। नॉर्वे में अगर कोई इंसान पैदा होता है तो उम्मीद है कि 81.6 ईयर्स वो जिएगा, और तकरीबन इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी 1,000 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो मर जाते हैं 1 साल की उम्र को पार करने से पहले। लाइकवाइज यूएसए में 79.1 उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और 1,000 में से 6 बच्चे मर जाते हैं। इंडिया की बात करें तो 68.0, यानी 68 ईयर्स हमारे यहाँ पर कोई शिशु जिंदा रहता है अगर उसको प्रॉपर सारी हेल्थ सर्विसेज मिले हैं जो भी है, और 1,000 में से 39 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की उम्र को पार करने से पहले ही मर जाते हैं। ये रिपोर्ट आपको मिली है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 से, और वर्ल्ड डेटा जो वर्ल्ड बैंक की जो डेटा है वहाँ से। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से नॉर्वे में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है, अमेरिका में 79.1 है, श्रीलंका में 74.9 है। बेसिकली टेबल कोई पैराग्राफ में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देना है आपको। चाइना में 75.8 है, इंडिया में 68 है, जो चाइना और श्रीलंका से भी कम है, बड़ी ताज्जुब की बात है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में नॉर्वे में 2 चिल्ड्रन ऐसे हैं 1,000 में, अमेरिका में 6 हैं, श्रीलंका में 9 हैं, चाइना में 10 हैं, जबकि इंडिया में 39 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट आपका पर्टिकुलर इंडिकेटर है वो है आपका मेडिकल फैसिलिटीज़। हेल्थ सेक्टर के मामले में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर्स ये सब आपके इंक्लूड होते हैं। उनकी अगर कमी हो जाए तो हेल्थ सर्विसेज उल्टी तरह से अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले, इंडिया में मेडिकल सर्विस और डॉक्टर्स की बड़ी कमी है, और उसमें गलती देखी जाए तो हमारे ही देश की है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों को कम मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, उनको बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, पुअर पीपल को कंप्लीट
न्यूट्रिटिव फूड भी नहीं मिलता, जिस फूड से उनको ताकत मिले ऐसा फूड भी नहीं होता, तो इस कारण उनको और ज़्यादा डिसीजेस होते हैं। फिर डिसीजेस भी होते हैं तो डॉक्टर्स भी नहीं मिलते। उनकी इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है। इम्यूनिटी का मतलब है ऐसी डिसीजेस से लड़ पाने की ताकत। कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं होती, लोगों को वो सर्विसेज नहीं मिलती, और पॉवर्टी जो है वो बढ़ने लगती है, प्लस डेथ रेट भी आपका बढ़ने लगता है। डेवलपिंग कंट्रीज में हर 6,000 लोगों के ऊपर एक ही डॉक्टर अवेलेबल है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमी में 350 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर की सर्विस अवेलेबल है, यानी ऑलमोस्ट हाफ। और सॉरी 6,000 था, इसीलिए तो 5% कर लें अगर हम उसका। डेवलपिंग कंट्रीज में हर साल एक 1.7 करोड़ लोग जो हैं डायरिया, मलेरिया और टीबी से मरते हैं। पूरे वर्ल्ड में 2.3 करोड़ पीपल ऐसे हैं जिनको एड्स की बीमारी है। इसमें से 90% जो लोग हैं जिनको एड्स की बीमारी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंडिकेटर है वो है आपका ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, इंसान की जो हेल्थ है, लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक रखती है ड्रिंकिंग वाटर और क्लीनलीनेस से। सेंसस रिपोर्ट 2011 के हिसाब से इंडिया में 63.3% फैमिलीज ऐसी हैं जिनको प्योर यानी साफ पानी पीने का मिलता है ट्रीटेड सोर्स के जरिए। ट्रीटेड सोर्स मतलब पानी को ट्रीट किया जाता है ना, क्लोरीन मिलाया जाता है, उसमें से सारा गंद कचरा निकाला जाता है, ये सब उनको मिलता है। 8.67% फैमिलीज को अनट्रीटेड टैप वाटर मिलता है, यानी उसको आप पी नहीं सकते, वो अनट्रीटेड, भले दिखाई देगा साफ लेकिन वो उसके अंदर जर्म्स होंगे। 26% लोग ऐसे हैं जिनको पानी दूसरे सोर्सेज से मिलते हैं। एग्जाम्पल है हैंड पंप, ट्यूबवेल, स्प्रिंग, रिवर, कैनाल, पॉन्ड, ये सारे हो गए 100% का डेटा पूरा। प्योर ड्रिंकिंग वाटर के अभाव में, जब प्योर ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिलता तो वो लोग पोल्यूटेड वाटर जो है वो पीते हैं। इसके कारण उनको पानी से होने वाली बीमारियां ज़्यादा होती हैं, और ऐसी बीमारियों के पीछे जब वो पैसे खर्च करते हैं तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम और ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है इंडिकेटर्स में वो है आपके टॉयलेट्स प्रोविजन उनका। सेंसस रिपोर्ट 2011 के हिसाब से 70% पूरे इंडिया का पॉपुलेशन का विलेजेस में रहता है, रूरल एरियाज में रहता है। उनको ज़्यादातर ही वाटर से होने वाले डिसीजेस या कंटेजियस डिसीजेस होते हैं। कंटेजियस डिसीजेस मतलब जो खुले में शौच करने से होते हैं। इनको ऐसे डिसीजेस से बचाने के लिए क्लीनलीनेस का बहुत बड़ा रोल है, और इस क्लीनलीनेस के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया में अगर मान लीजिए 100% फैमिली, 100 लोग, 100 फैमिलीज मान लीजिए रहते हैं, तो उसमें से जिनके पास फैसिलिटी है टॉयलेट की वो है 66 लोग, बाकी के 34 के पास टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, और ये 34% रूरल एरियाज के लोग हैं। सेम चीज़ यहाँ लिखी है, 66% हाउसेस के पास टॉयलेट फैसिलिटी है, 34% फैमिलीज के पास नहीं है। सफाई का ना होना, पोल्यूशन होना, फिजिकल वीकनेस होना, ये सब चीज़ों से आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सब नीचे चला जाएगा। जो इंसान काम कर सकता है वो नहीं कर सकता, और इससे फिर पॉवर्टी जो है धीरे धीरे आपकी राइज होने लगती है। नेक्स्ट इंडिकेटर आता है वो है आपका हाउसिंग। हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी बड़े मायने रखते हैं, और कैसा आपका हाउस होना चाहिए ये भी मायने रखता है। डेवलपिंग कंट्रीज में हाउसिंग फैसिलिटीज सबको नहीं मिलती। लोग गंदे गंदे हर्ट्स और स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स का मतलब होता है जो गंद कचरे वाले एरिया होते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत ही गंदा दिखता है वो। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है बॉम्बे का धारावी। इसको अपने बोलते हैं कि जहाँ पर ये चीजें हैं तो वहां पर पॉवर्टी पक्का होगा। हाउस जो है किसी ह्यूमन बीइंग का प्राइमरी नीड है। हम जब घर आते हैं वी फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हमको एक होता है कि हाँ चलो हम घर आ गए, बोलते हैं ना गुजराती में, धरती न छेड़ो घर। हाउसिंग फैसिलिटीज आपको आपके पास कैसी हैं, इससे आपकी लेवल ऑफ पॉवर्टी को देखा जा सकता है। अभी सबके घर सेम तो बने हुए नहीं होते। हमारा घर कैसा बना हुआ होगा, किसी के घर पे आलीशान चीजें लगी हुई होंगी, है सबकी एक ही छत। घर का बेसिक मीनिंग क्या है, छत प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो सबका घर प्रोवाइड करता है। पर आपके घर का कैसा फैसिलिटी है,
कैसा आपका घर बना हुआ है वो डिसाइड करता है कि आपकी पॉवर्टी लेवल क्या होगी, होगी भी कि नहीं होगी। घर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, वरांदा है कि नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, टैप है कि नहीं घर में, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग है क्लीनिनेस, वॉशिंग कैसे हो रहा है, आपका वॉशरूम का सारा कैसे, वो पाइपलाइंस जो भी लगी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, और कितने परसेंटेज घर ऐसे हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि पॉवर्टी कितनी है। इंडिया में ऐसे घरों की बहुत कमी है जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज मिले। इंडिया में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं जो उनके हेल्थ के लिए या उनकी लाइफ के लिए बड़े रिस्की हैं, डेंजरस है। मोस्ट ऑफ जो इंडिया में आपके घर हैं उनमें एक ही रूम है, और ये भी एक बड़ा मेजरिंग रॉड है पॉवर्टी का। एक ही रूम उनमें है और रहने वाले न जाने कितने हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें, मेजर फैक्टर है इंडिया का, डेवलपमेंट में बड़ा काम आता है ये इलेक्ट्रिक फैसिलिटी जो है। अगर आपको अपने कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है, लोगों की लाइफ को अच्छा बनाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी मस्ट है। इंडिया मेन प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर भी हमारे यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और पीसीआई बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इसीलिए पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी कम है। नेक्स्ट जो आपका इंडिकेटर आता है वो है एजुकेशन। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 15 साल के एज ग्रुप वाले जो लोग हैं और उससे ऊपर वाले जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनको हम बोलेंगे लिटरेट, और बाकी सबको बोलेंगे इलिटरेट। और जो इलिटरेट है वो मोस्टली पुअर होंगे। सीधी सी बात है, जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो पैसे एजुकेशन पे लगाने की तो बहुत दूर की बात है। अगर पैसे आएंगे तो सबसे पहले वो किस पे लगाएंगे, खाने पे लगाएंगे। खाने पे लगा लिया तो घर पे लगाएंगे, क्लोथिंग पे लगाएंगे, लेकिन एजुकेशन पे एकदम लास्ट में लगाएंगे वो जाके। एजुकेशन की जब कमी हो जाती है और ट्रेनिंग की जब कमी हो जाती है तो वो लेबरर्स जो हैं वो किसी काम के नहीं रहते, उनको आता नहीं है कुछ भी करना, प्रोडक्टिव नहीं होते वो। इस वजह से उनको कम काम की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और चॉइसेस मिलती हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं टीचर हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, 10 स्कूल्स मेरे पास आएंगे कि आप हमारे यहाँ जॉब करिए। लेकिन अगर मेरे पास ये सब नहीं होता, एजुकेशन नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होता, तो मेरे पास चॉइस ही नहीं होती, सीधी सी बात है। और जब मेरे पास चॉइस नहीं होती तो मेरी पगार कम होती, मेरी इनकम कम होती, और फिर पॉवर्टी मेरी बढ़ती। 2011 में ब्राज़ील में 91% लिटरेसी रेट था और इंडिया में 74.04% था। नेपाल 60% पे है, पाकिस्तान 55% पे है। इसका मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में आपका जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। कम एजुकेशन से पुअर लोग और कंजर्वेटिव बन जाते हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पाते चेंजेस को। कंजर्वेटिव बन जाना मतलब लेडीज को बाहर नहीं निकलने देना, लेडीज को पढ़ने लिखने ना देना, उनकी सोच एकदम नैरो माइंडेड होना, चेंजेस को, बदलाव को वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस, ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है पॉवर्टी का। आपको पता है, आपने शायद वो मूवी देखी भी होगी, किसी मूवी में है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है इंडिया के ऊपर, लेकिन वो पैसे असल में रूरल इंडिया में पहुंचते ही नहीं हैं। और वो क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि रूरल इंडिया उन चेंजेस को अपनाना ही नहीं चाहता। फिर वो जो पैसे सरकार ने लगाए हैं वो पैसे कहाँ जा कर के लगते हैं, आपके ये सरकारी जो लोग हैं वो खा जाते हैं इन सारे पैसों को। पीसीआई के लेवल से हम पॉवर्टी को करेक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी कंट्री में ये भी हो सकता है कि उनकी पीसीआई बहुत ज़्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर कंट्री में बीपीएल में रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हो, यानी पीसीआई भी ज़्यादा हो और बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोग भी ज़्यादा हों। पर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का। इनकम रिच को ज़्यादा मिलती होगी, पुअर को कम मिलती होगी, लेकिन ऑन द पेपर जो दिखाया जाएगा वो तो वही दिखाया जाएगा जो डेटा
कैलकुलेट करेगा, कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा। और यही चीज आपकी नेक्स्ट जो इंडिकेटर है उसमें आता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और प्रॉपर्टी का। 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद हमारे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ है, पीसीआई भी आपका इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का वो इक्वल नहीं है, इसीलिए पॉवर्टी में हमने घटावा महसूस नहीं किया है। यानी जितना डिफरेंस आना चाहिए था उतना डिफरेंस पॉवर्टी में नहीं आया है। इनकम की जो इनइक्वालिटी है ये धीरे धीरे अब बढ़ रही है एक हाथ पे, जहाँ हम देख रहे हैं कि रिच क्लास पीपल जो हैं उनको और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपका जो लो इनकम वाले लोग हैं, स्लम्स में जो रहते हैं, उनको बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिलती, जैसे कि फूड, एजुकेशन और हेल्थ। ये जो टेबल है ये इनकम दिखा रही है टॉप 1% रिच क्लास है जो यूएसए, यूके और इंडिया में 1% जो लोग हैं एक्चुअल नेशनल इनकम में वो कितना हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यूएस की तो 15.2%, यानी कि अगर आपकी इनकम, मान लीजिए नेशनल इनकम आपकी 100 रुपए है, तो उसमें से 15% सिर्फ ये 1% लोग ले जाते हैं। बाकी बचा कितना परसेंट आपका? 85%। वो बाकी के 99% लोगों में बढ़ती है। 2012 में ये हो गया था 19, मतलब ऑलमोस्ट 19 है ये। कहने का मतलब अगर 100 आपकी इनकम है, 100 रुपए आपकी इनकम है, तो उसमें से 19 रुपीज जो है ये 1% लोग ले जाते हैं, और बाकी के जो आपके कितने रुपए बचे, 81 रुपीज जो बचे वो 99 लोगों में डिवाइड होगा। इंडिया में ये इनइक्वालिटी थोड़ी सी कम है, पर है। ठीक है, इंडिया में 100 रुपए में से 9 रुपए जो है ये 1% लोग ले जाते हैं, बाकी के 91 रुपीज 99% लोगों में बढ़ते हैं, और 12.6% यही डेटा है। इसके हिसाब से अगर हम 1998 का कंपैरिजन करें 2012 से, तो इंडिया का जो रिच क्लास लोगों का शेयर है इंडिया में, उनका वो शेयर बड़ा है। आप यहाँ ध्यान से अगर आप देखें ना, तो पहले रिच क्लास को 9% मिलता था, अब उनको 12.6% मिलता है। 1998 का 2012 में कंपेयर करें तो यूएस में भी ये नंबर बढ़ गया है, और जो यूके है उसमें 12.5 से 12.7 हुआ है। इंडिया में भी ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, 9 से लेकर के 12.6 आ गया है। इंडिया में हम बोल सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उनके फायदे तो हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फिर से याद करो कौन से थे? एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनके फायदे तो थे, लेकिन ये फायदे ज्यादातर किस लोग को, किन लोगों को हुए? जो रिच थे। और इसलिए जो डिस्पैरिटी है, यानी डिस्पैरिटी का मतलब जो ये भेदभाव है इनकम का, इनइक्वालिटी जो हो रही है, उसको भी हम एक इंडिकेटर ले सकते हैं एज एग्जिस्टिंग पॉवर्टी। लास्ट जो आपका इंडिकेटर आता है वो है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग काम करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं, काम करने की उनको इच्छा भी है, उस पर्टिकुलर वेज रेट पे उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्या मुझे इतना पैसा मिलेगा, मैं काम करने को तैयार हूँ, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड लोग। ठीक है, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है और जॉबलेस ग्रोथ आपका था 1991 के बाद, इसमें जो आपकी इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, जबकि लेबर का जो लेबर यानी कि लोग आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बढ़ रही, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका बढ़े चला जा रहा है। इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज कोई कंपनी है जिसने 100 लोगों की जगह खाली रखी है कि 100 लोग हम काम पे ला सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए आने को तैयार है 1000 लोग, तो वो 100 लोगों को तो मिल जाएगी, बाकी के 900 तो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो वो 900 के लिए कोई अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और खड़ी नहीं हो रही, इसीलिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो इंसान को इनकम नहीं मिलती, और सिंपली बात है
कि वो अपनी बेसिक नीड्स अपनी फैमिली की फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसी के कारण पॉवर्टी का लेवल जो है वो बढ़ते रहेगा। इंडिया में 2011 तक अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो 9% रहा। लेबर कमीशन के हिसाब से 2013-14 में 15 साल के ऊपर जो लोग रहते हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था 4.9%, यानी तकरीबन 5%। समझ लीजिए, कहने का मतलब 100 में से 5 लोग आपके अनएम्प्लॉयड थे। रूरल एरियाज में ये रेट 4.7% था और अर्बन एरियाज में ये 5.5% था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखेंगे। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी से हम करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।